नमस्कार। आप सब यहाँ के रहने वाले हैं? कितने पत्रकार बंधु आप लोग यहाँ रहते हैं इस प्रखंड में? नहीं, गढ़पुरा से तो हैं, ये मैं समझ रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गढ़पुरा प्रखंड में कितने लोग पत्रकारिता करते हैं? सब यूट्यूबर, सोशल मीडिया सब मिलाकर कितने लोग होंगे? बस 5 ही आदमी यहाँ पत्रकारिता करते हैं। तो गढ़पुरा प्रखंड बकरी ओखरी के मुकाबले ज्यादा पिछड़ा हुआ है। नावा कोठी गढ़पुरा हम कल घूमते हुए आए, बकरी के मुकाबले ज्यादा कुछ गरीब, खासकर दलित बस्तियों में यहाँ स्थिति बड़ा खराब दिखाती है। सच्चाई है। चलिए, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, 2 अक्टूबर 2022 को, आज से करीब 16 महीना पहले, जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने पश्चिम चंपारण गांधी जी के भितिहरवा आश्रम से शुरू किया, उसको करीब करीब 16 महीने हो गए हैं। इन पिछले 16 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा होते हुए हम लोग बेगूसराय को पहुंचे हैं। बेगूसराय में मैं अभी पिछले 3 दिनों से हूं और आने वाले करीब करीब 1 महीना का समय मैं बेगूसराय में रहूंगा। प्रयास ये होगा कि पिछले जिलों के तरह ही बेगूसराय के ज्यादातर प्रखंड, पंचायत और गांवों में पैदल चल के जाया जाए। वहां के ग्रामीणों से, स्थानीय लोगों से संपर्क हो, उनसे बातचीत हो, उनकी समस्याओं का, उनके सुझावों का समायोजन किया जाए। क्योंकि पदयात्रा के जो 3 उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार की जनता की जो सबसे मूल समस्या है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन समस्याओं से बिहार का समाज, बिहार के लोग जूझ रहे हैं, वो उन समस्याओं पर कभी वोट ही नहीं करते। लोगों को अपनी समस्याओं का ज्ञान है, वो तो समस्याओं को जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ये आकर उनको उनकी समस्याओं के बारे में बताना है कि आपके बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। लोगों को ये समझ है, लेकिन इस समझ के बावजूद यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति रही है, उसने लोगों को अपनी समस्याओं से अलग हटाकर अन्य उन मुद्दों पर वोट करने के लिए मजबूर कर दिया है जो जिसका उनके समस्या से कोई लेना देना नहीं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, जिसको आप जन अभियान कह लें, कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी बनानी है तो आपको अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, नाली गली कुछ लुभावने नारों के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करना है। इसीलिए इस पदयात्रा में सुबह से शाम तक जब हम लोग चलते हैं तो हर 2-2.5 किलोमीटर पर रुककर एक छोटी सभा, जिसको आप नुक्कड़ सभा कह लें, ग्राम सभा कह लें, वहां पर लोगों को ये बात बताने का प्रयास होता है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में, अच्छे दल और नेताओं के अभाव में लोगों को मजबूरी में वोट करना पड़ता है। और बिहार में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को वोट करती है। इस स्थिति का समाधान हो, इसके लिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि गांव समाज से लोगों को चुनकर, सही लोगों को चुनकर, जो लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प होना चाहिए, उन लोगों को एक साथ समायोजित किया जाए और फिर उनकी मदद की जाए ताकि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बन सके। इसकी पृष्ठभूमि में मैंने एक अध्ययन कराया जब इस पदयात्रा, इस अभियान को शुरू करने से पहले, तो मैंने ये पाया कि बिहार में 50% से ज्यादा लोग, आधी से ज्यादा आबादी ये ऐसा मानती है, समझती है कि बिहार को एक नए दल और एक नए विकल्प की जरूरत है। लोग चाहे जिस दल के भी समर्थक हों, वो ऐसा मानते हैं कि आरजेडी, जदयू या भाजपा, कांग्रेस से बिहार का भला नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो ये सारे लोग जन स्वराज के समर्थक हैं या जन स्वराज से जुड़े हैं, वो दल किसी से जुड़े हों, लेकिन आधे से ज्यादा लोग बिहार में चाहते हैं, समझते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प होना चाहिए। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए
जो किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का दल ना हो, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो, उसका प्रतिनिधित्व करे जो बिहार में एक नया सशक्त और बेहतर विकल्प देखना चाहते हैं। और तीसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार के सभी पंचायतों के लिए अलग अलग, अगर 8,500 पंचायत हैं तो 8,500 अलग अलग पंचायतों की योजना बनाना, जिसमें उस पंचायत की जमीनी हकीकत को, स्थिति को देखकर, समझकर, वहां के लोगों से चर्चा करके आगे 10 वर्ष में उस पंचायत का कैसे विकास होगा, इसकी योजना बनाया जाए। पंचायतों में हर पंचायत की अपनी समस्या है, कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, कहीं सड़क खराब है, कहीं लोगों की शिकायत है कि यहाँ फैक्ट्री चल रही थी बंद है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं विद्यालय अच्छा नहीं है। ये हर पंचायत की अलग अलग समस्या है, उसका समाधान बनाने निकालने का प्रयास होता है। लेकिन इन सारी पंचायत की योजनाओं में 3 मूल बातों पर हम लोग जरूर चर्चा करते हैं। वो पहला कि हर पंचायत में यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाए। दूसरा, बिहार में सबसे बड़ी जो पलायन बेरोजगारी की समस्या है उसको खत्म करने के लिए हर पंचायत में 800 से 1200 रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, इसकी योजना भी बनाना। और तीसरा, पंचायत के स्तर पर खेती किसानी करने वाले लोगों की स्थिति को समझकर ये बताना कि यहाँ की खेती को खाने वाले खेती से बदलकर कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए। तो इन 3 बिंदुओं पर बिहार के सारे पंचायतों की योजना बनाई जा रही है। तो जब बेगूसराय की यात्रा पूरी होगी अगले 1 महीने में, तो यहाँ पर सैकड़ों गांवों में लोगों को हमने जाकर ये समझाया होगा कि आप आने वाले समय में अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। यहाँ से हजारों लोग जो एक नया दल, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके उनको संगठित कर लिया होगा और बेगूसराय के हर पंचायत के अगले 10 साल की योजना बना लेंगे। ये पदयात्रा का उद्देश्य है। और अभी तक बेगूसराय में जो हमने देखा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बेगूसराय में अभी चलना शुरू किया है। जब यहाँ पूरा बेगूसराय पैदल चल लेंगे तो बेगूसराय की विशेष स्थिति पर यहाँ जो देखा समझा उस पर टीका टिप्पणी जो करना है वो जिला के स्तर पर जब प्रेस वार्ता होगी तो बताएंगे। अभी तक के जो हमारे अनुभव रहे हैं उसको लेकर या आगे की सोच को लेकर आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हो रहे विकास पर मीडिया में बीजेपी की वजह से जानबूझकर चर्चा नहीं हो रही है। क्या सच में इतना विकास हो रहा है हमारे बिहार में? देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा समय इस बात पर लगाते हैं कि बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है। जो भी दल सत्ता में नेता रहता है वो यही बताता है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। जन स्वराज अभियान के तहत हम लोग बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने भी बिहार में शासन किया है, सब ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। यही तो लोग दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मान लिया जाए कि कांग्रेस ने यहाँ 40-45 साल अपने शासन काल में बड़ा अच्छा काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के 15 साल के शासन काल में यहाँ के लोगों को सामाजिक तौर पर पिछड़े गरीब लोगों को आवाज मिल गई, बल मिल गया, यही उनका दावा है। ये भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क बिजली बन गई, बिहार में कुछ विकास हो गया, सामाजिक न्याय सम विकास का उनका नारा को सही मान लिया जाए। लेकिन अगर इन सारे लोगों के दावों को, उनके काम को आप सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा, इस बात को पर बहस का कोई मतलब ही नहीं। अगर सारे लोगों की बात को सही मान भी ले तो भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस बात पर कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है,
खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है। हमने तो कैमरे पर कहा कि तेजस्वी यादव जी अपने और अपने सलाहकारों के साथ बैठ जाएं, 10-15 दिन की तैयारी कर लें और तैयारी करने के बाद सीखने समझने पढ़ने लिखने के बाद आकर कैमरे पर खाली ये बता दें कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव कैमरे पर बता दें कि जीडीपी क्या होता है और इसकी गणना कैसे होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर, उन्हीं का झंडा लेकर, उन्हीं को नेता मानकर घूमूंगा। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है, भैया स्टेट का जीडीपी क्या होता है, जिस आदमी को पता ही नहीं है उस पर विकास, वो आदमी विकास पर टीका टिप्पणी कर रहा है और उसको आप लोग गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए तो इस दुर्दशा में हम लोग हैं। मेरा एक सवाल है कि आप अभी पूरा बिहार लगभग 16 महीना से घूम रहे हैं, आपको बिहार में गरीबी के स्तर पे आपने क्या क्या चीज को देखा है अलग अलग जिलों में? पहली बात तो हम अभी पूरा बिहार नहीं घूमे, अभी करीब आधा बिहार घूमे हैं। बिहार में गरीबी बदहाली का जो आलम है, इसको देखने के लिए समझने के लिए आपको गांव में पैदल चलने की जरूरत नहीं है। ये तो आंकड़ों में भी बैठकर, दिल्ली पटना में बैठकर, या आप बखरी में अपने पंचायत बेगूसराय में बैठ के भी बता सकते हैं कि कितने लोग गरीब हैं। पदयात्रा गरीबी को देखने के लिए नहीं है, गरीबी के पहलुओं को समझने के लिए कि लोग इतनी गरीबी में जी कैसे रहे हैं, इस गरीबी का कारण क्या है। 400 रुपया वृद्धा पेंशन यहाँ लोगों को मिलता है, तो पदयात्रा के दौर ये 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, तो आपको आंकड़ों में दिखेगा। इसके लिए गांव में जाने की जरूरत नहीं है। गांव में जाकर लोगों से मिलने की जरूरत इस बात के लिए है कि वो व्यक्ति जो 400 रुपए पर अपना जीवन बिता रहा है, वो आखिर अपना जीवन बिताता कैसे है, उसके जीवन की समस्याएं क्या हैं, वो कैसे इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए में अपने लिए कपड़े का भी जुगाड़ करता है, अपने लिए घर का भी जुगाड़ करता है, खाता कैसे। तो जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा तब तक यही पूछते रहिएगा गरीबी क्या दिखा रहे। भाई गरीबी देखने के लिए आपको गांव में थोड़ी जाना है, उनके पहलुओं को, उसके नुआंस को समझने के लिए पदयात्रा करनी है कि ये लोग, इनका कैरेक्टर, इनकी पृष्ठभूमि, इनका जीवन, इनकी सोच क्या है जो 400 रुपया में अपना जीवन बिता रहा है। सर, बिहार में जिस तरह से शिक्षा को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, फिर भी लोग प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, फिर भी लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, तो सरकार का कहाँ गया इन नीति? मेरे भाई, पहली बात तो आप लोग पत्रकार हैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना सीखिए। आपने कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, सिरे से ये बात गलत है। ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, पिछले दौर में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति का दावा सरकार ने किया। आप सच्चाई समझ लीजिए, आधे से ज्यादा शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं हुई है। वो पहले से नियोजित शिक्षक थे, पहले भी पढ़ा रहे थे, अब उनके सर्विस का कंडीशन बदल गया, वो अब नियोजित शिक्षक नहीं है, राज्यकर्मी है। वो नए शिक्षक नहीं है, उससे शिक्षकों की संख्या जमीन पर नहीं बढ़ी है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहुत बहाली हो गई, ये बात सिरे से गलत है। जो टोटल बिहार में शिक्षकों की अभी जरूरत है वो करीब 9.5 लाख शिक्षकों की बिहार में जरूरत है। और बिहार में कुल सभी श्रेणी के शिक्षकों की संख्या अगर आप जोड़ देंगे तो करीब 4 लाख शिक्षक यहाँ है, गेस्ट शिक्षकों को इंक्लूड करके। तो आधे से ज्यादा शिक्षक के पद तो हमेशा खाली रहेंगे, सरकार चाहे जो भी दावा कर ले। दूसरी बात है शिक्षकों की गुणवत्ता का। तीसरी बात है कि अगर शिक्षक काबिल हैं भी तो उनको पढ़ाने के लिए जो सुविधा दी जा रही है, जो जिन विद्यालयों में पढ़ा रहे उससे शिक्षा का स्तर भी असर करता है। ये जो आप लोग ऐसा बताते हैं कि बिहार में विद्यालय में खिचड़ी बंटने लगा इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, कुछ लोग कहता है कि शिक्षक नहीं है इसलिए खराब हो गई, कुछ लोग बताता है कि नियोजित शिक्षक की गुणवत्ता खराब है इसलिए खराब हो गई। इन सारी बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर बिहार में खिचड़ी बांटने से ही शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 8वीं क्लास के ऊपर के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां पर शिक्षा का स्थिति तो बड़ा अच्छा होना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता से ही शिक्षा की स्थिति खराब है
तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज, एमएस कॉलेज बेतिया, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां तो खिचड़ी नहीं बट रही है। तो हर चीज को बिहार में मुसीबत ये है कि यहाँ पर जो जितना बड़ा मूर्ख है वो वही यहाँ का समाज का अगुआ बन गया है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसको आप लोग नेता बता देते हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है कि पिछले 25-30 सालों में सरकार और समाज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समाज भी, सिर्फ सरकार नहीं, सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकताओं में कहीं ना कहीं शिक्षा है ही नहीं। सरकार जो गलती कर रही है वो तो कर ही रही है, समाज में भी ऐसी धारणा बन गई है कि पढ़ लिख कर भी क्या होगा, पढ़ लिख के भी तो नौकरी मिलेगा नहीं, तो अच्छा है अपना खा पी कर जाके 15 साल में मजदूरी करो, कम से कम कुछ पैसा तो कमा लेगा। सरकार और समाज दोनों के लिए शिक्षा प्राथमिकता नहीं है। लोगों के नजर में भी और सरकार के नजर में भी विद्यालय जो है ये सरकारी संसाधनों का खिचड़ी, साइकिल, पोशाक बांटने का सेंटर है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार को आप एक पंक्ति में समझिए, सरकारी विद्यालय खिचड़ी बांटने का केंद्र है और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का केंद्र है। पढ़ाई दोनों में नहीं हो रहा है। आपके बच्चे भी जब कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने तो आप भी यही सोच रहे हैं कि 3 वर्ष में डिग्री ले ले और बस निकल ले, कोई पढ़ाई की चिंता नहीं। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, कोई भी सरकार आ जाए। और ये समता मूलक ये हुआ इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव में, हर पंचायत में विद्यालयों के नाम पर कोई भवन बना दिए गए। शिक्षा की चिंता नहीं है तो हुआ ये कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। पूरे बिहार को अनपढ़ बना दिया गया। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उस पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं। वो खिचड़ी बांट रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, उनको पोशाक मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रही है। उसी तरह जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला सब काम कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा, बाकी सब काम कर रहा है। जब तक उस मूल चीज को आप नहीं एड्रेस कीजिएगा तो शिक्षक अगर आप 50,000 ज्यादा बहाल कर भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर आप जो बोले हैं सर कि हम बिहार को आप सर्वे कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं आप, तो हर नेता भी जाते हैं और बोलते हैं कि हम बिहार को बदल, जैसे लालू यादव भी बोले हैं कांग्रेस भागाओ हम बिहार को बदल देंगे, लालू यादव, फिर नीतीश कुमार बोले हैं जंगल राज हम हटा देंगे। उसी तरह आप भी आ रहे हैं क्षेत्र में, क्या आप जो 3 बोले हैं सब मेरे भाई हम बदल देंगे, ऐसा है, सुधार कर देंगे, कैसे विश्वास कर ले हम लोग? बिल्कुल मेरे पे विश्वास ना करें, आप मेरी बात जाकर सुनिए। हम रोज पहले कहते हैं कि हम पर तो विश्वास कीजिए नहीं, हमको वोट दीजिए नहीं। आप पहले पत्रकारिता करते हैं फिर किनको देंगे? सुन तो लो मेरी बात भाई, इतना काहे उतावला हो रहे हैं? सवाल पूछने से पहले कम से कम जिससे पूछ रहे हैं ये पता तो कर लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम अपने वक्तव्य के पहले लाइन में कहते हैं कि ना हमने दल बनाया है, ना हम नेता हैं, ना आपसे वोट मांगने आए। ठीक है, हम पर विश्वास कीजिएगा तो हम भी आपको ठगेंगे। सर आपने कहा कि सारा नेता गांव-गांव घूमकर यही कहता है। हम आपको एक चुनौती दे रहे हैं, यहाँ पर जो विधायक हैं और जो यहाँ पर सांसद हैं, अगर विधायक सांसद अपने पंचायत का नाम बता दे, सारे पंचायत का, पंचायत में क्या समस्या है उसको छोड़ दीजिए, अगर पंचायत का नाम बिना कागज देखे हुए बता दे तो आप जो कहिएगा हम वो बात मान लेंगे। जब लोगों को जो अरे सुन तो भाई, जब आपके पास पूरा अवसर, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। आप जो भी विधायक यहाँ है, जो सांसद हैं, उनसे खाली ये कह दीजिए कि प्रशांत किशोर ने चुनौती दिया है कि आप अपने सारे पंचायतों का नाम बिना कागज देखे बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि पंचायत की समस्या की बात, अपना पंचायत का नाम ही नहीं जानता है, पंचायत की समस्या का नाम क्या बताएगा? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नेताओं के, बड़े मोदी जी, लालू जी के नाम पर वोट मिल गया, उसके बाद वो लोगों से मिल कहाँ रहा, लोगों को जान कहाँ रहा है? इस राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी। आप कहे कि उनको सबको पता है। नीतीश बाबू रोज कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक भी आदमी ऐसा है जो कह सकता है कि यहाँ शराबबंदी लागू है?
हर गांव में शराब बिक रहा है। अगर नीतीश बाबू गांव में जाते या सुनते लोगों की बात, उनको पता रहता कि गांव गांव में घर घर में